तो यार हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं अपनी सी लैंग्वेज की जर्नी में, और अब टाइम आ गया एक प्रोजेक्ट बनाने का। और हम लोगों ने अब तक जो भी पढ़ा है हम उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। बेसिकली मैं प्रोजेक्ट में एक गेम बनाने वाला हूँ जिसका नाम है स्टोन पेपर और सीजर। आप लोगों ने ये गेम अपने चाइल्डहुड पे तो खेला ही होगा, और अगर नहीं खेला है तो कोई बात नहीं यार, आज खेल लेना। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार इस प्रोजेक्ट को लेके। तो मैं जल्दी से एक proj1.c के नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ, और इसमें एक हेडिंग डालता हूँ मैं गेम, और गेम का नाम लिख देता हूँ स्टोन पेपर एंड सीजर। तो और मैं इसको जल्दी से कमेंट बना लेता हूँ। सीजर की स्पेलिंग गलत हो गई, कोई ना यार, इसको सही कर लेते हैं। अब मैं जल्दी से एक नया मेन फंक्शन बना लेता हूँ। तो यार बात करते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, पर उससे भी पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। अब देखो, मैं यूज़र से एक इनपुट लूँगा जिसमें मैं उससे कहता हूँ कि वो स्टोन पेपर और सीजर में से क्या स्टोर करना चाहता है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ चॉइस नाम का। दूसरे वैल्यू हमको रैंडमली मिल जाएगी, तो मैं एक रैंडम नाम का भी वेरिएबल बना लेता हूँ। अब मैं प्रिंट ऐप लिखूँगा जिसमें मैं यूज़र को ऑप्शन दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 1 स्टोन /n लगा लेता हूँ नई लाइन के लिए। सेकेंड पेपर, पेपर के लिए थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे नहीं देना था, यहाँ पे दे देता हूँ। फिर एक /n लगाता हूँ, और थर्ड लिखता हूँ मैं सीजर, सेमीकोलन लगा देता हूँ मैं। उसके बाद एक स्कैनर फंक्शन लूँगा जिसमें मैं जो भी हमारी जो वैल्यू आएगी उसको मैं इस चॉइस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेता हूँ। यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो अब देखो, हम लोगों ने यूज़र से वैल्यू तो इनपुट करा ली। अब बात आती है रैंडम नंबर को कैसे जनरेट करें। तो रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए फंक्शन आता है हमारे पास रैंड करके, जो हमको एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। पर उससे पहले मैं अपने कोड को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे /n लगा लेता हूँ, और नीचे एक और प्रिंट ऐप लगाऊंगा जिसके अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पे एंटर योर चॉइस, क्वेश्चन मार्क का साइन लगा लेता हूँ, और बाहर आके एक सेमीकोलन। तो अब क्या करेंगे, अब मैं आपको रैंडम नंबर का आइडिया दे देता हूँ कि रैंडम नंबर कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं अपना एक स्निप खोल लेता हूँ। अब देखो, रैंडम नंबर की बात करते हैं कि रैंडम नंबर वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं एक पेंसिल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यार रैंडम नंबर क्या करता है हमारा, हमें कोई भी एक रैंडम नंबर देता है। मतलब अगर मैं उससे बोलूं कि हमको एक रैंडम नंबर दो, वो हमको ये भी दे सकता है 157, वो हमको ये भी दे सकता है 999, वो हमको ये भी दे सकता है 77156। मतलब रैंडम नंबर जो भी हमारा फंक्शन होता है वो हमको कुछ भी इनमें से दे सकता है। पर अगर आप चाहते हैं कि आपको जो भी नंबर मिले वो 0 से लेके 9 के बीच में हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इनका रिमाइंडर ले लेना होगा। रिमाइंडर कैसे लोगे आप, सिंपली आप मॉड लगा दोगे 10 का। जब आप इसमें 10 का मॉड लगाओगे तो आपको 7 रिमाइंडर मिल जाएगा। और इसी तरह अगर आप इसमें 10 का मॉड लगाओगे तो आपको 9 रिमाइंडर मिल जाएगा। तो इस तरह जब भी आप रैंडम नंबर लेंगे, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक। तो अगर आप रैंडम नंबर एक रैंडम फंक्शन लिखेंगे, उसमें अगर आप मॉड 10 लगा लेते हैं तो आपको जो भी नंबर मिलेगा वो 0 से लेके 9 के बीच में मिलने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 0 से लेके 9 के बीच में नंबर कैसे मिल रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर 0 से 9 के बीच में ना होके 5 से लेके 14 के बीच में हो, तो आप क्या करेंगे, इस रैंड फंक्शन को तो ऐसे लिख दूंगा, मैं कॉमा लगा देता हूँ। उसके बाद 10 का मॉड करूँगा और +5 कर दूँगा। ये क्या करेगा, पहले इतना कोड देख लो, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ। इतना कोड क्या करेगा, इसको मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये 11 नहीं है, ये कॉमा है यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को कोई भी 11 मत मानना, ये कॉमा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये हमको एक रैंडम नंबर रिटर्न करके देगा, ठीक है। उसका 10 से मॉड कर देंगे तो वो 0 से लेकर 9 के बीच में होगा, ये तो आप लोगों को पता है। मैं सपोज करता हूँ कि सबसे जो मिनिमम वैल्यू है इसकी 0 आ रही है,
तो अगर सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी 0 आ रही है तो इस जगह पे तो 0 आ जाएगा, जो ये वाली जगह है इस जगह पे 0 आ जाएगा, इस पूरी जगह पे 0 आ जाएगा। +5, तो मैं यहाँ पे +5 कर देता हूँ, तो इक्वल टू हमारा मिनिमम क्या हो गया, मिनिमम हमारा 5 हो गया। और अगर यही चीज़ मैं मैक्सिमम के लिए देखूँ तो मैक्सिमम में क्या होगा, इस जगह पे मैक्सिमम क्या हो सकता है हमारा 9 हो सकता है। तो अगर मैं सपोज़ करता हूँ कि इस जगह पे हमारा 9 आ रहा है, उसमें +5 कर दूँ तो क्या हो गया हमारा 14 हो गया। तो इस तरह से लास्ट में जब हमने +5 लगाया तो हमारा जो नंबर जनरेट हो रहा था वो 5 से लेके 14 के बीच में जनरेट होने लगे, यानी कि 5 से लेके 14 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। और प्लस में आप वही नंबर लिखेंगे जो भी आप मिनिमम नंबर लेना चाहते हैं। आपने मिनिमम 5 लिखा, इसलिए ये 5 से लेके इसने 14 के बीच में हमको नंबर जनरेट करके दिया। लेकिन हम क्या चाहते हैं अपने प्रोग्राम में कि हमको या तो 1 मिले, या तो 2 मिले, या तो 3 मिले, क्योंकि हमने स्टोन, पेपर और सीजर 3 ही ऑप्शन दिए। तो 3 ऑप्शन के लिए मैं इसको सबसे पहले इरेज कर देता हूँ पूरा। हमारे पास एक फंक्शन आता है, सॉरी फंक्शन नहीं, एक फार्मूला आता है जिसमें क्या होता है, मैं सबसे पहले इसको इस तरह से लिख देता हूँ। अपर, यहाँ पे अपर लिख देता हूँ मैं, अपर माइनस लोअर +1, ठीक है। इसमें मैं ऐड करा दूंगा 1, और ये वाला 1 जो है इसको अच्छे से याद रखना, जो ये वाला 1 है ये हमारा क्या है, मिनिमम। मैंने अभी आपको पीछे समझाया, नहीं समझ में आया तो एक बार इसको बैक करके देख लो। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि लास्ट में जो हम ऐड कर देते हैं वो हमारा मिनिमम वैल्यू होती है। तो इस फार्मूले से हमें वो नंबर मिल जाएगा जहाँ से लेके हम जहाँ तक भी रैंडम नंबर चाहते हैं। तो अगर मैं 1 की बात करूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना, कि मैं 1 से लेके 3 के बीच में चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे रख के देख लो। मैं यहाँ पे रखता हूँ 3 माइनस हमारा जो लोअर नंबर है वो है 1 +1, तो ये हमको रिटर्न करके देगा। पहले माइनस करेगा 2 हो जाएगा, +1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे रैंडम लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ +1। तो अगर मैं बात करूँ कि हमारा जो रैंडम नंबर है वो हमको लास्ट की वैल्यू 0 दे रहा है, ठीक है। लास्ट की वैल्यू हमको 0 दे रहा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। लास्ट में वो हमको 0 दे रहा है। तो अगर मैं 0 का मॉड करूँ 3 से, हमको 0 मिलेगा, और ये प्लस है तो प्लस करूँगा 1 को, तो हमको क्या मिल गया, पहला नंबर 1 मिल गया। अगर मैं कहता हूँ कि इस रैंडम नंबर ने इस बार हमको 1 दिया, तो अगर मैं 1 करूँ 3 का तो हमको 1 मिल जाएगा। 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अगर इस बार ये हमको 2 दे रहा है तो इसका अगर मैं मॉड करूँ तो इसका मॉड 2 होगा, +1 इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। पर अब जब ये 3 हो जाएगा, यानी कि 3 मॉड 3, तो ये हमको क्या देगा, इस बार 0 देगा। तो 0 में हमारा जो 1 है, यानी कि इतना जो ये है इसने हमको 0 दिया। 0 में अगर मैं 1 करूँगा तो फिर से 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको जो नंबर मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके और 3 के बीच में ही मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस बार 4 करता हूँ तो 4 की जगह पे मुझको यहाँ पे 1 मिल जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा अब ये रैंडम नंबर 1 से लेके 3 के बीच में जनरेट होने लगा। और यहाँ पे ये नहीं है कि 0 1 2 3 आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, 5 4 4 0 लिखा हो सकता है, 6 6 5 कुछ भी लिखा हो सकता है, पर लास्ट वाली जो डिजिट है हमें बस उससे मतलब है, बाकियों से कोई मतलब नहीं है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे 1 से 3 के बीच में नंबर को जनरेट किया, और इसी कॉन्सेप्ट को हम अपने कोड में अप्लाई करेंगे। तो चलो यार जल्दी से चलते हैं अपने VS कोड में और वहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं।
तो यार जैसा कि हम लोगों ने अभी अपने फॉर्मूले में देखा था कि रैंडम नंबर जनरेट होने के लिए हमें एक मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी और एक मैक्सिमम। तो जल्दी से हम यहाँ पे एक लोअर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें मैं 1 को असाइन कर दूंगा, और एक अपर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें मैं 3 को असाइन कर दूंगा। और अब बात करते हैं अपने फॉर्मूले की, जो था रैंड, एक फंक्शन था, इसका मॉड कराऊंगा मैं अपर माइनस लोअर प्लस 1, और इसके जो मिनिमम था हमारा वो 1 था, और ये जो भी रिटर्न करेगा हम उसको अपने इस रैंडम वेरिएबल में ले लेंगे जो मैंने पहले बनाया था। तो मैं रैंडम लिख देता हूँ। और अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो एक प्रिंट फंक्शन लिख लेता हूँ मैं नीचे, इसमें मैं लिख दूँगा %d और अपने रैंडम वेरिएबल को प्रिंट करा दूँगा। और मैं इसको सेव करके अगर आप रन करता हूँ तो देखते हैं ये क्या हमको रिटर्न करके देता है। ये अभी हमको एक वार्निंग दे रहा है, वो मैं बता दूंगा क्यों आ रही है। पर अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख के एंटर करूँ तो ये देखो इससे हमको 3 रिटर्न किया, यानी कि ये हमको 1 से 3 के बीच में नंबर दे रहा है। लेकिन एक चीज़ और देखना, अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और मैं फिर यहाँ पे कुछ लिखूँ, फिर इसने हमको 3 रिटर्न किया, तो अब भी ये हमको ना बार बार सेम नंबर रिटर्न करके दे रहा है। वो क्यों दे रहा है वो मैं बता देता हूँ। हम लोगों ने रैंडम नंबर को जनरेट करने का तो फॉर्मूला लिख दिया, रैंडम नंबर हमको जनरेट होके मिल भी रहा है, पर हमने अभी इसको इनिशलाइज नहीं किया। अब इस बात का क्या मतलब है मैं लिख के बताता हूँ। एक हमारे पास srand करके फंक्शन आता है जो क्या करता है, हमारे रैंडम नंबर को इनिशलाइज करता है, और ये एक आर्गूमेंट लेता है टाइम में 0 लिख देता हूँ। ये कुछ नंबर ऑफ सेकेंड्स रिटर्न करके देता है हमको। उससे क्या होगा, ये हमारा जो भी वैल्यू आएगी, जो भी ये रिटर्न करके देगा रैंडम नंबर, वो हर बार अलग आएगी। और ये किस तरह से वर्किंग करता है, ये इसकी इंटरनल वर्किंग है, इसलिए हम उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पर इस बात को आप समझ लो कि हमको ये कुछ टाइम्स ऑफ सेकेंड्स में रिटर्न करके देता है कुछ टाइम, जिस वजह से हमको ये जो वैल्यू मिलती है रैंडम नंबर की वो हर बार अलग मिलती है। तो अगर अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करके रन करूँ तो इस बार इसने हमको 2 वार्निंग दी हैं, अभी मैं बता दूंगा वार्निंग्स क्या हैं। पर अगर मैं एंटर करूं तो देखो इस बार इसने हमको 2 दिया, और फिर मैं अगर इसको रन करता हूं दोबारा से, फिर अगर इसको मैं एंटर करता हूं तो देखो इस बार इसने हमको 1 दिया। तो अब ये हमारा प्रोग्राम हर बार हमको एक अलग नंबर जनरेट करके दे रहा है। तो यार अब बात कर लेते हैं कि हमारे प्रोग्राम में वार्निंग क्यों आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो रैंड फंक्शन है ये एक हेडर फाइल के अंदर आता है जिसका नाम है std.lib। तो मैं यहाँ पे lib लगा लेता हूँ। एक हमने lib std.lib हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया है, और एक ये टाइम के लिए हमारी हेडर फाइल आती है time.h, तो उसको भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम। तो अब हम लोगों ने अपनी दोनों फाइलों को ऐड कर लिया है। तो अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो देखो हमारी दोनों वार्निंग्स जा चुकी हैं, और ये हमको नंबर भी जनरेट करके दे रहा है। तो अब हमको यूज़र से भी नंबर मिल गया, रैंडम नंबर भी मिल गया। अब बस हमको कंडीशंस लगानी है अपने प्रोग्राम में। और हाँ, जिनको गेम के बारे में नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ पहले। तो देखो अगर स्टोन एंड पेपर एक साथ आता है दैन पेपर विन हो जाएगा क्योंकि पेपर स्टोन को रैप कर लेगा। और अगर हमारा स्टोन एंड सीजर एक साथ आता है दैन हमारा स्टोन विन हो जाएगा क्योंकि स्टोन सीजर को मार देगा। एंड अगर यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ मैं एंटर करके, थोड़ा सा न्यू लाइन ले लेता हूँ, और अगर पेपर एंड सीजर एक साथ आ जाता है दैन हमारा सीजर विन हो जाएगा क्योंकि सीजर पेपर को कट कर देगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें अपने कोड में अप्लाई करना है और इन्हीं कंडीशंस को हम लिखेंगे। तो मैं नीचे आके कंडीशंस लिखता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लें हमारी चॉइस क्या हो सकती है। एक तो चॉइस होती है कि चॉइस जो हमारा यूज़र, जो हम यूज़र से लेंगे चॉइस कि उसने हमको स्टोन दिया, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट बना देता हूँ स्टोन के लिए, इसको जल्दी से कमेंट बना देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ चॉइस इक्वल 1, एक ब्लॉक बनाता हूँ। और इसी तरह से एक एलिफ लगा लेता हूँ मैं, जिसमें मैं चॉइस को इस बार कर दूँगा चॉइस इक्वल टू पेपर, जिसमें मैं लिखूँगा एल इफ़ कंडीशन हो जाएगी चॉइस इक्वल 2। और इसी तरह से एक और बना लेता हूँ मैं चॉइस इक्वल टू सीजर,
तो सीजर के लिए बना लेता हूँ एक, और इनको सबको कमेंट कर देता हूँ मैं, इस ऊपर को इसको भी कमेंट कर देता हूँ। और इसी तरह से इसको कॉपी करके यहाँ पर नीचे में पेस्ट कर दूँगा, 2 की जगह पे 3 कर देता हूँ। और इस कोड को मैं हटा देता हूँ, यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर हम सिंपली कोड करेंगे, अच्छा सा इसको सुंदर सा बना लेते हैं अपने कोड को। अब देखो मैं कहता हूँ कि यूज़र जो हमने यूज़र्स को चॉइसेस दी हैं, या तो वो हमको 1 देगा चॉइस में, या तो वो 1 को एंटर करेगा, या 2 या 3। तो मैं कह रहा हूँ अगर वो 1 एंटर करता है तो चॉइस में हमारी स्टोन आ जाएगा, तो मैं बोलता हूँ कि उसने स्टोन को लिया है। 2 एंटर करता है तो पेपर है, 3 एंटर करता है तो सीजर है। और इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं रैंडम के लिए देखूँ, पर उससे पहले मैं यहाँ पे एक प्रिंटअप लगा दूँगा, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा मैं योर की स्पेलिंग से कर लेता हूँ, योर चॉइस इज़ स्टोन, और यहाँ पे सेमीकोलन, और यहाँ पर मैं /n भी लगा लेता हूँ न्यू लाइन के लिए। अब मैं कंडीशन लिखूँगा रैंडम की, तो मैं रैंडम के लिए कहता हूँ इफ़ रैंडम इक्वल 1, उसके बाद एक प्रिंटअप लगाऊंगा, और प्रिंटअप में मैं लिख दूंगा, इसमें थोड़ी सी स्पेसिंग दे देता हूँ मैं, उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा। और अगर आप इफ़ या एल्स कंडीशन के बाद 1 लाइन कोड लिखना चाहते हैं तो आप उसको विदाउट ब्लॉक में भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोबो, कैप ब्लॉक को बंद कर देता हूँ, रोबो चॉइस इज़ स्टोन, उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगा देता हूँ। उसी तरह से मैं एल्स इफ के लिए भी लिख लेता हूँ, एल्स इफ, जिसमें लिख दूँगा रैंडम इक्वल 2, और यहाँ पर भी कंडीशन लिख दूँगा मैं इसकी, जिसमें मैं लिख देता हूँ प्रिंटएफ, और यहाँ पर लिख देता हूँ रोबो चॉइस इज़ पेपर। और इसी तरह से एक एल्स बना लेता हूँ, जिसमें मैं एंटर करके इसको इस तरह से स्पेस देके यहाँ पे प्रिंटअप लिख दूँगा मैं, यहाँ पर लिख दूँगा रोबो चॉइस इज़ सीजर। तो देखो ये तो कोड हमने लिख लिया रैंडम के लिए। तो यहाँ पे एक काम और करता हूँ मैं, यहाँ पर इसको रैंडम लिख के कंडीशंस लगा देता हूँ, लिख देता हूँ मैं स्टोन, और इसको कमेंट बना देता हूँ। और उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर भी इसको लिखूँ, जिसमें मैं यहाँ पे लिख दूँगा पेपर, और इसको कमेंट बना देता हूँ। और उसी तरह से यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर दूँगा मैं, पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीजर, डबल एस ओ आर, सीजर। तो उसी तरह से अब हमने यहाँ पर भी रैंडम की कंडीशंस लिख ली हैं, जैसे कि हमने चॉइसेस के लिए लिखी थी। तो अब इन्हीं कंडीशन को मैं बाकी सब में भी पेस्ट कर देता हूँ, उठा के इसको कॉपी करता हूँ। इनफैक्ट मैं इस पूरे को ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, और इसको पेस्ट कर देता हूँ सेकेंड के लिए और चॉइस थर्ड के लिए। अब देखो, अब बात कर लेते हैं कि हमको विनर कौन होगा, लूज़र कौन होगा, उसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि चॉइस 1 है यानी कि स्टोन है, और अगर रैंडम में भी स्टोन आ जाता है तो मैं कह देता हूँ यहाँ पे /n करके ड्रॉ, कि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो गेम है सॉरी, वो ड्रॉ हो गया। और अगर चॉइस में यूज़र की चॉइस स्टोन होती है और रैंडम वैल्यू पेपर आ जाती है, देन हमारा यहाँ पे लिख देता हूँ रोबो विन, क्योंकि पेपर है वो स्टोन को रैप कर लेगा। और अगर सीजर है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ /n यू विन। और इसी तरह अब मैं बाकी में भी कर देता हूँ चॉइस 2 में, जिसमें क्या था योर चॉइस इज़ पेपर कर देता हूँ सबसे पहले यहाँ पे पेपर। और अगर स्टोन आता है देन यहाँ पे हो जाएगा यू विन, और पेपर आ जाता है देन यहाँ पे हो जाएगा ड्रॉ।
और बात कर लेते हैं अब सीजर के लिए। सीजर आ जाती है 10/n लग के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ड्रॉ, और उसी तरह से डी थोड़ा कैपिटल कर लेता हूँ मैं इसको, और उसी तरह से मैं अगर यहाँ के लिए देखूँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सीजर, और इसकी कंडीशंस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर स्टोन आता है 10, ये लिख देता हूँ मैं, क्या था यहाँ पे सीजर, स्टोन आता है तो हो जाएगा रोबो विन, और अगर पेपर आता है 10 हो जाएगा यू विन, और अगर सीजर आ जाता है 10 में कर देता हूँ यहाँ पे ड्रॉ, और इसको सेव करता हूँ। और अपने कोड में ये जो फालतू की लाइनें मैंने लिखी थी यहाँ पे रैंडम नंबर को, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। अब हमारा प्रोग्राम जो है रेडी हो गया बनके। अब इसको अगर मैं रन करूँ तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख के एंटर करूँ, योर चॉइसेस स्टोन रोबो चॉइसेस स्टोन ड्रॉ, और फिर मैं इसको प्रोग्राम को रन करके यहाँ पे 1 लिख के एंटर करता हूँ, तो ये देखो योर चॉइसेस स्टोन रोबो चॉइसेस सीजर यू विन। तो हमारा गेम रेडी हो गया, आप इसको खेल सकते हैं। तो आज का प्रोजेक्ट हमने अपना कंप्लीट कर लिया, अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट को पूरा हो गया। और एक चीज़ को मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये जो कंडीशंस लिखी हैं, आप यहाँ पे एंड ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते थे, पर अगर आप यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो आपको ये वाली लाइन सोचो कितनी बार लिखनी होती, स्टोन वाली लाइन बार बार लिखनी होती, क्योंकि आप एंड ऑपरेटर चॉइस के लिए 1 लेते, रैंडम के लिए 1 लेते, फिर आपको ये लाइन लिखनी होती। पर अगर आप फंक्शंस का यूज़ करते तो इसकी रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती और कुछ नंबर्स ऑफ लाइन्स भी कम हो जाती। और वो कैसे होती, जब मैं आपको फंक्शंस का टॉपिक कवर कराऊंगा तो आप खुद ही समझ जाओगे और इसको आराम से कर लोगे। और हमारे इस कोड में एक एरर है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अगर अभी मैं इस कोड को रन करता हूँ और यहाँ पे 1 2 3 के अलावा कुछ भी एंटर करता हूँ तो ये देखो ब्लैंक, तो इसको हमें फिक्स करना है। तो इसको फिक्स करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, लास्ट में आ जाएंगे जब हमने एक चॉइसेस ली थी और चॉइसेस में एक एल्स लगा देंगे, यानी कि अगर कोई कुछ भी एंटर करता है 1 2 3 के अलावा तो वो उसको प्रिंट करके दिखा दे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं योर, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ यू हैव एंटर्ड रॉन्ग की, तो मैं उसको ये प्रिंट करके दिखा दूंगा यू हैव एंटर्ड रॉन्ग की। तो अगर अब मैं इस कोड को रन करूं और यहाँ पे 1 2 के अलावा अगर कुछ भी एंटर करता हूँ और लिख के अगर एंटर करूँ तो ये देखो यू हैव एंटर्ड रॉन्ग की। तो अब हमारी एरर भी फिक्स हो गई है। अब कोड तो बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, लेकिन वेट यहाँ पे ये 2 बार 2 क्यों आ रहा है, ये किस लिए है। चॉइस 2 पेपर यानी कि ये सीजर का है, सीजर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा रोबिन। वो यार ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे लिखने में, बट कोई ना यार, लॉजिक हमारा ठीक होना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ रोबो विन। तो अब ये भी मिस्टेक सही हो गई है। और देख लेते हैं, और तो कोई नहीं एरर है, और तो कुछ भी नहीं लग रहा है। और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगा देते हैं जिससे कि कोड को ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, प्रिटिफाई। और इसको ऐसे सेव कर देता हूँ। हाँ, अब कोड बढ़िया दिख रहा है। तो यार हमने अपना पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको इसमें मज़ा आया होगा, और इसी तरह से प्रोजेक्ट आपके लिए और लेके आता रहूँगा। बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।